हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ चीज़ पूरे वीडियो में नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। चलिए बात करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या बोलते हो आप इसको? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या फिर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है उपोपचयन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ में होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीकरण को ही ऑक्सीडेशन कहा जाता है और अपचयन को रिडक्शन कहा जाता है। तो सिंपल सी बात अपन करते हैं। पहले छोटी क्लास से लेके चलते हैं। जब आपने छोटी क्लास में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो ऑक्सीकरण होता है उसमें ऑक्सीजन का योग होता है और जो अपचयन होता है उसमें हाइड्रोजन का योग होता है। तो सबसे पहले हम एक बात लिख देते हैं कि जो ऑक्सीजन का योग है वही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और जो हाइड्रोजन का योग है वही क्या कहलाता है? अपचयन या फिर रिडक्शन कहलाता है। इसी के अपोजिट में अगर बात करें तो जहां पर हाइड्रोजन निकलती है उसे ही ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। और जहां पर ऑक्सीजन निकलती है उसे ही अपचयन कहा जाता है। अपचयन या फिर आप उसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन का योग होगा और अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत हाइड्रोजन का योग होगा। लेकिन जब बात करें हम, ये तो भाई छोटी क्लासेस की बात हो गई, लेकिन जब हम 11th-12th में आते हैं तो ये इस तरीके से हम सारी समीकरणों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगा पाते हैं कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है और किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और हमें उन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ती है। क्या निकालना पड़ेगा आपको? ऑक्सीकरण नंबर या फिर ऑक्सीकरण अवस्था। बात करेंगे हम, जब पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था निकाली कैसे जाती है और ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। तो हम पहले एक नॉर्मल सी जानकारी लेते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है, उन्हें ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो? वृद्धि हो, उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं। और जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है? कमी होती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। इसके लिए हमें तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है तो प्लीज़ कम से कम 20 तक के तत्वों को आप अच्छे तरीके से याद कीजिए, उनके परमाणु क्रमांक, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अगर आप उन्हें नहीं याद कर रहे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। मैंने उनको याद करने के ट्रिक भी बताई है और किस तरीके से हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और किस तरीके से हम उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम अब ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखते हैं। हमें 1 से लेकर 10 तक के तत्वों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त है। चलिए मेरे साथ साथ बोलते जाइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। पहले हम 1 से लेकर 10 तक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरीके से पता है। पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी नॉर्मल सी, कि अगर कोई भी तत्व जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉनों का दान करता है तो उस पर आता है प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। अगर वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर आता है माइनस चार्ज। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम ये चीज़ जो होती है प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसके साथ प्लस लगाएं और किसके साथ माइनस लगाएं। तो मैं सिंपल सी बात आपको याद दिला देती हूँ कि आप इसको किस ट्रिक से याद रख सकते हैं। आप जब भी किसी को दान देते हैं या उधार देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? धनी हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से हम जब किसी को दान कर रहे हैं तो हम अंदर से खुश होंगे, तो इसलिए वहाँ पर क्या आ जाता है? धन आ जाता है। और जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हम उसके क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं, इसलिए क्या आ जाता है? इस पर माइनस आ जाता है। ये मेरी ट्रिक है। वैसे अगर आप जैसे भी याद रखना चाहें
आप कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है तो उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉनों को कोई भी तत्व ग्रहण करता है तो क्या आता है, माइनस। जितने भी इलेक्ट्रॉनों का दान करे उसके साथ में उतनी ही संख्या जुड़ जाएगी, और जितने भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे उतने उसके साथ में उतनी ही माइनस जुड़ जाएंगे। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एक, उसका परमाणु क्रमांक भी एक ही होता है। हीलियम में उसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम में उसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 1। हमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता होना चाहिए, पहले के वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिन्हें हमें याद रखना है। बेरिलियम की बात करें तो 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 और 2, 8। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1 से 10 तक का। अब जब बात करें हम, हाइड्रोजन जो है वो अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दान कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। मैंने आपको बता रखा है कि जो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सारी कैसी गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें होती है। ना ही तो ये किसी से कोई क्रिया करती है, ना ही ये किसी से भी कोई इलेक्ट्रॉन लेती है या फिर देती है। क्यों? क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा कैसी होती है, पूरी भरी हुई होती है। तो ना ही इन्हें किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है। तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। जब लिथियम की बात करें तो इसकी अंतिम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। क्यों? ये नियम भी मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगी कि भाई प्रत्येक तत्व जो होता है ना, वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अष्टक। वैसे बात करें जब हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे जो तत्व होते हैं ये क्या चाह रहे हैं कि भाई इनका द्विक पूरा रहे, क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा में जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो इनके पास में पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना द्विक पूरा करते हैं, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन, बाकी जितने भी तत्व होते हैं वो अपना अष्टक पूरा करने की प्रयास करते हैं। क्योंकि जो उनके बाद वाली दूसरी कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे चाहेंगे कि कैसे भी करके मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, या फिर हम एक बात और बोल सकते हैं कि वे क्या चाहते हैं, अपनी निकटतम अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है तो वो हीलियम की भांति व्यवहार करने लग जाएगा, मतलब वो कैसा बन गया है, हीलियम के जैसा अक्रिय गैस बन गया है। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम की बात करें तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है, दान कर रहा है इसलिए प्लस आ रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है इसलिए इसके ऊपर +2 आएगा। जब बोरॉन की बात करें तो वो अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन को दान कर भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉनों को ले भी सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में कि जो कार्बन होता है वो सहसंयोजी यौगिक बनाता है। सहसंयोजी यौगिक वे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। इसे भी हम आगे की वीडियोज में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी आप इतना सा ध्यान रख लीजिए कि जो कार्बन होता है वो +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है और -4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा सकता है, क्योंकि वो क्या चाहेगा, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे और उसका द्विक पूरा कर ले, या फिर वो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर ले। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो 5 इलेक्ट्रॉनों को दान करे या फिर 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, तो वो चाहेगा ना कि मैं 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लूँ आसानी से, तो वो 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, -चार्ज आ जाता है। जब बात करें हम ऑक्सीजन की तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ना देकर 2 इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेगा, इसलिए उसके ऊपर आ जाएगा -2। जब बात करें हम फ्लोरीन की तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर ही क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उसका अष्टक कैसा हो जाएगा, पूर्ण, और अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो वो किसकी भांति व्यवहार करने लग जाएगा, अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त हो जाएगा। और जब वो अक्रिय गैस के समान विन्यास को प्राप्त करेगा तो उसे किसी के साथ में बंध बनाने की जरूरत नहीं होगी। जब बात कर रहे हैं हम नियोन की तो इसकी अंतिम कक्षा कैसी है, पूरी भरी हुई है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है, 0। मतलब ऑक्सीकरण संख्या की हम सिंपल सी परिभाषा याद रख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था वे संख्याएं होती है जो बताती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, वही क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। एक बार और आप ध्यान से सुनिएगा कि ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्थाएं वे संख्याएं होती है जो किसी तत्व के बारे में हमें यह जानकारी देती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है तो उसके ऊपर धन चार्ज आएगा, और जब अगर वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। चलिए बात करते हैं हम सोडियम से लेके कैल्शियम तक की। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, पहली वाली कक्षा में 2, अगली वाली में 8 और अगली वाली में 1। ऐसे ही 2, 8 और 2, 2, 8 और 3, 2, 8 और 4, 2, 8 और 5, 2, 8 और 6, 2, 8 और 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। ये इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, इस वैसे हमने इनका एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा था। इससे पहले वाली वीडियोस को आप देखिए। आप-बाऊ के नियम से आप-बाऊ ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, क्योंकि जो हमें आप-बाऊ ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बताया था वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1 से लेकर 20 तक के तत्वों तक तो काम आ जाता है, लेकिन जब हम आगे के तत्वों के बारे में उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सही साबित नहीं हो पाता है। इसलिए हम फिर आप-बाऊ के नियम के आधार पर ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम सोडियम की। तो सोडियम की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दान। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है। एल्यूमिनियम अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है। सिलिकॉन अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है। दान कर रहा है इसलिए इन पर ही क्या चार्ज आ रहा है, प्लस। जब बात करें हम फास्फोरस की तो अधिकतम वो 5 इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है। सल्फर की बात करें तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे सल्फर जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉनों को दान भी कर सकता है, या फिर वो चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा भी कर सकता है। इसलिए इसकी 2 तरह की ऑक्सीकरण संख्याएं हो सकती है, +6 या फिर -2। जब बात करें हम क्लोरीन की तो क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनों को दान करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें तो आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, -1। जब आर्गन की बात करें तो इसका अंतिम कक्षक कैसा है, पूरा भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है तो इसको ना तो लेने की जरूरत है ना ही देने की जरूरत है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब बात करें हम पोटेशियम की तो उसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो क्या चाहेगा, अपना अष्टक पूरा करना, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, दान। जब बात करें हम कैल्शियम की तो उसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो आसानी से क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा। इस तरीके से हम बहुत सारे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अभी 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको इसमें रटना नहीं पड़ेगा। इसको अगर आपको इन तत्वों के परमाणु क्रमांक और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना आते हैं तो आपको ये चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, आसानी से आपको ये चीज़ पता रहेगी। जैसे ही आपको पता चला कि मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5, वो 3 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, इसलिए माइनस, और लेगा कितने इलेक्ट्रॉनों को, 3 को, तो इसलिए -3। तो ये सिंपल सी बात है, ऐसे करके हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या हमें डायरेक्ट याद ही रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप उसको डायरेक्ट याद रख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे बात करें हम साइनाइड की, तो साइनाइड की होती है -1, इसको दर्शाते हो CN से, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। जो हाइड्रोक्साइड होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है OH-, उसका साइन होगा OH और उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -1। ऐसे ही नाइट्रो होता है, उसकी NO2- होती है। नाइट्रेट जो होता है उसको NO3 से दर्शाते हैं, उसकी भी -1 होती है। ठीक है, आप यहाँ 1 ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर एक माइनस लगा हुआ है तो उसका मतलब ही ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1 है। जब बात करें हम सल्फेट की, तो सल्फेट का सूत्र होता है SO4 और उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। जब बात करें हम सल्फाइड की, तो उसका सूत्र होता है SO3 और ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। सल्फाइड, इसका सूत्र होता है S और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। जब बात करें हम अमोनियम की, तो अमोनियम का सूत्र होता है NH4 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो, इसका सूत्र होता है H3O और उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है H। जब हाइड्रोनियम आयन की बात करें, हाइड्रोजन आयन जो होता है उसका निर्माण जब H2O में एक और H+ आयन जुड़ जाता है तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण हो जाता है। जो जल होता है, जल में एक और हाइड्रोजन आयन जुड़ जाता है आकर, तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देता है। जब बात करें हम कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 और उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। फॉस्फेट अगर बात करें उसके सूत्र की, तो उसका सूत्र होता है PO4 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -3।
तो इन कुछ तत्वों के बारे में या कुछ यौगिकों की मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्याएं बताई है, जिन्हें आप याद कर लीजिए और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको ये इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं आपको डायरेक्ट याद रहेगी, तो आप डायरेक्ट इनका मान रखकर ऑक्सीकरण संख्याओं को निकाल सकते हैं। क्योंकि 11th क्लास के अंतर्गत तो बहुत सी बार क्वेश्चंस में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो आपको उस समय अगर इनकी डायरेक्ट ऑक्सीकरण संख्याएं याद होगी तो आप मान रखकर उनकी वैल्यू पुट करके और आप उन तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर को आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। हम कुछ उदाहरण के द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीखेंगे। ऑक्सीकरण संख्याओं को निकालने के लिए सबसे पहले एक नियम होता है, जैसे क्वेश्चन आता है तो जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसके नीचे आपको क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन मिलेगी पहले तो, और जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो हमें उसको क्या मानना पड़ेगा, एक्स। जैसे गणित में आप सवाल करते होंगे तो जिसे हम जिस भी चीज़ की वैल्यू हमें पता नहीं होती थी तो हम उसे क्या मानते थे कि माना कि वह क्या है, एक्स है। तो ऐसे ही एस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात नहीं है तो हम उसे क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। चलिए अभी जो हमने वीडियोज़ में देखा है, हमें पता है कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है कितने, देखिएगा 2 है। कितने हैं, 2 हैं। सभी ऑक्सीडेशन नंबर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब जब सल्फर की बात करें तो सल्फर को अभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करनी है तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -2 और ऑक्सीजन है कितने, 4 है, तो इसलिए इसमें क्या कर देंगे अपन, 4 का गुणा कर देंगे। एक बार वो मैं बता देती हूँ कि हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीकरण अंक होता है 1 और हाइड्रोजन है कितने, 2, तो उतनी ही संख्या का गुणा कर देंगे। सल्फर की मुझे ज्ञात करनी है इसलिए मैं इसको मानूंगी x, और ऑक्सीजन की होती है -2 और ऑक्सीजन है कितने, 4। चलिए अब आपको गुणा भाग तो करना आता ही होगा, तो 2 में 1 का गुणा करा तो 2 + x बराबर में आप इसको मानेंगे 0। ठीक है, 4 दूनी 8 -8 बराबर 0। अब 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, -6 बराबर 0। अगर वैल्यू को साइड में किया जाता है या उसकी साइड चेंज की जाती है तो -6 तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, +6। मतलब जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई है, +6। एक बार और देख लीजिए, जो भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको मानते हैं अपन x। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1। ये आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। तो हाइड्रोजन की होती है 1, हाइड्रोजन है कितने, 2, तो 2 में 1 का गुणा करोगे तो 2, इसकी अपन x मान रहे हैं। और जो ऑक्सीजन होता है उसकी होती है -2 और ऑक्सीजन है कितने, 4, तो 4 में 2 का गुणा करोगे तो -8। 8 में से 2 जाएगा तो -6। जैसे साइड चेंज करोगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। K2Cr2O7, इसको बोलते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो जब हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है 1 और है कितने, वो 2। हमें पता है, अभी मैंने आपको बोला है कि जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसको क्या मानते हो, x, तो वो भी कितने हैं, 2 हैं, इसलिए मैं इसमें किसका गुणा कर दूंगी, 2 का। जब बात करें मैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 और ये है कितने, 7 बराबर 0। अब इसको मानिए 2 + 2x, 7 दूनी 14 बराबर 0। 14 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -12 बराबर 0। 2x साइड चेंज करोगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, 12x। कोई भी अगर गुणा में होता है तो वो संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। अब इसको सॉल्व करोगे तो x = कितना आ गया, 6। मतलब जो क्रोमियम था उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है, +6। ठीक है, प्लस और माइनस भी जरूर लगाइएगा बच्चों, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या प्लस और माइनस के बिना अधूरी मानी जाती है। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे KMnO4, Mn की मुझे ज्ञात करनी है। पोटेशियम की कितनी होती है, 1 + Mn की ज्ञात करनी है, इसको मानेंगे x। ऑक्सीजन की होती है -2 × 4 बराबर 0। बराबर में 0 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस यौगिक के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। लेकिन जब अभी हम यहाँ देखेंगे तो इस यौगिक के ऊपर आवेश है, इसलिए मैं बराबर में यहाँ पे क्या लिखूंगी, -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। +1 + x -8 बराबर 0। 8 में से 1 गया तो बचेगा -7 बराबर 0। साइड चेंज करोगे तो उधर जाके ये हो जाएगा +7।
Mn या मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हो गई +7। और जो मैग्नीज होता है वो ही सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। ये डी ब्लॉक का तत्व है और डी ब्लॉक के तत्व का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे ज़्यादा परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाला तत्व कौन सा होता है? मैग्नीज होता है। मैग्नीज मीन्स Mn। चलिए बात करते हैं हम कार्बोनेट आयन की। तो ऐसे आपको डायरेक्ट पता, मैंने अभी पहले भी बताया कि इसकी कितनी होती है -2, लेकिन यहाँ पूछा गया है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को हम x मानेंगे। फिर ऑक्सीजन की आपको पता है -2, ऑक्सीजन है कितने? 3, और उधर चार्ज दिया हुआ है -2, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी? -2। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा, लेकिन यहाँ पे -2 चार्ज, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2। चलिए x -6 = -2, साइड चेंज करेंगे तो इस पर आ जाएगा प्लस, x = कितना हो जाएगा? +4, मतलब कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई है वो है 4। अब दो की मैं ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने के लिए दे रही हूँ, आप इसको होमवर्क में करेंगे और मुझे इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मुझे कमेंट में रिप्लाई करेंगे। चलिए बच्चों, अगर जिस बच्चे का कमेंट मुझे सही लगा उस बच्चे का नाम मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।